आज एक ऐसे देश के बनने की कहानी समझते हैं जो आग और संघर्ष से पैदा हुआ। एक ऐसी कहानी जहां शब्दों ने हथियारों का काम किया और जहां लोकतंत्र की एक जीत ने ही एक देश को हमेशा के लिए दो टुकड़ों में बांट दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक देश दो टुकड़ों में कैसे टूट जाता है? कैसे एक ही मजहब को मानने वाले लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं? चलिए इतिहास के इस बेहद अहम मोड़ को परत दर परत खोलकर देखते हैं। हाँ, सिर्फ 24 साल के अंदर एक देश 3 बड़ी वजहों से टूटकर बिखर गया। और ये दरारें कोई रातों रात नहीं बनी, बल्कि सालों से धीरे धीरे गहरी होती जा रही थीं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है 1947 की, जब पाकिस्तान बना, लेकिन इसके बनने के साथ ही इसके भूगोल में ही एक बहुत बड़ी समस्या छिपी हुई थी। वो थी 1600 किलोमीटर की दूरी, जो सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि धीरे धीरे दिलों की भी दूरी बन गई। मतलब देश के दो हिस्से थे और दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। पूर्वी पाकिस्तान में देश की आधे से ज्यादा आबादी रहती थी, 56%, और उनकी जुबान थी बांग्ला। लेकिन देश की सारी राजनीतिक और फौजी ताकत पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में थी। बस यहीं से भेदभाव की कहानी शुरू हुई। और जानते हैं इस भेदभाव की सबसे पहली और सबसे तीखी चिंगारी कहां से उठी? भाषा से। जब एक कम बोली जाने वाली भाषा को ज्यादा आबादी पर थोपने की जिद की गई। मार्च 1948 में पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में ये ऐलान कर दिया, और इस एक वाक्य ने एक तरह से आग में घी डालने का काम कर दिया। इससे पश्चिमी पाकिस्तानी लीडरशिप का अड़ियल रवैया साफ नजर आ रहा था। बस इस एक ऐलान के बाद तो जैसे भूचाल आ गया। पूर्वी पाकिस्तान में स्टूडेंट्स और आम लोग सब सड़कों पर उतर आए। ये लड़ाई अब सिर्फ एक जबान की नहीं रही, ये अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को बचाने की जंग बन गई थी। भाषा की ये आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि आर्थिक शोषण, मतलब पैसे से जुड़े अन्याय, ने इसे और हवा दे दी। ये एक चौंकाने वाली सच्चाई थी। देश की ज्यादातर कमाई, मतलब जो विदेशी मुद्रा आती थी, वो पूर्वी पाकिस्तान से होती थी, खासकर वहां की जूट की फसल से। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस कमाई का फायदा उन्हें नहीं बल्कि पश्चिमी पाकिस्तान को मिल रहा था। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर देते हैं। पूर्वी पाकिस्तान देश को 60% कमाकर दे रहा था, लेकिन देश के बजट का सिर्फ 25% ही उन पर खर्च हो रहा था। सोचिए, बाकी का सारा पैसा पश्चिमी पाकिस्तान के विकास में लगाया जा रहा था। और इसका असर सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा था। एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान के संसाधनों से पश्चिमी पाकिस्तान अमीर हो रहा था, और दूसरी तरफ पूर्वी हिस्सा गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा था। तो भाषा हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई, अब बारी थी राजनीति की। और इसी ने वो आखिरी चोट की जिसने देश को हमेशा के लिए तोड़ दिया। पाकिस्तान के इतिहास के पहले निष्पक्ष आम चुनाव ने इस सुलगती हुई आग को ज्वालामुखी में बदल दिया। चुनाव से कुछ साल पहले ही 1966 में पूर्वी पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी इन 6 मांगों से साफ कर दिया था कि वो क्या चाहते हैं। उन्हें अब पूरी स्वायत्तता चाहिए थी, मतलब अपना राज। ये एक तरह से एक अलग देश का पूरा खाका था। और फिर आया 1970 का साल, पाकिस्तान के इतिहास का पहला आम चुनाव। और नतीजे बिल्कुल साफ थे। शेख मुजीब की पार्टी अवामी लीग ने 313 में से 167 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। लेकिन इन नतीजों में एक और बहुत ही हैरान करने वाली बात छिपी थी। अवामी लीग को पश्चिमी पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं मिली, और जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपीपी को पूर्वी पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं मिली। मतलब देश राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से दो हिस्सों में बंट चुका था। और यहीं पर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पश्चिमी पाकिस्तान की फौजी और राजनीतिक लीडरशिप ने चुनाव के नतीजों को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें एक बंगाली प्रधानमंत्री किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। ये लोकतंत्र का मजाक था, और यही वो आखिरी धोखा था जिसे पूर्वी पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब हम कहानी के आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्से में पहुंचते हैं। देखते हैं कि कैसे ये राजनीतिक संकट एक भयानक युद्ध में बदल गया, जिसने लाखों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ।
25 मार्च की वो काली रात, जब पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर अपने ही लोगों पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी। लाखों लोग जान बचाने के लिए भागकर भारत पहुंचे, और जब 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो ये जंग अंतर्राष्ट्रीय हो गई और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के लिए ये आज़ादी की लड़ाई का आखिरी मोड़ था। ये हार कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगा सकते हैं। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सबसे बड़े सरेंडर्स में से एक था। और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को, सिर्फ 13 दिन के युद्ध के बाद, दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ, जिसका नाम था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या कोई देश सिर्फ एक धर्म के नाम पर एक साथ रह सकता है, या फिर एक देश को जोड़े रखने के लिए भाषा, संस्कृति, आपसी सम्मान और बराबर के अधिकारों की नींव भी उतनी ही जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब